Okay, good morning everyone. In the last classes we will discuss about radius considered in any nth orbital in atoms. Okay, so आज के लेक्चर में बच्चों अपन डिस्कस करेंगे एटम की रेडियस वगैरह के आपस में रेशियो वगैरह के कंपैरिजन कैसे होते हैं। तो जैसा कि अपन ने लास्ट में भी देखा था, आज अपन देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। लेक्चर नंबर अपना चल रहा है 4। ओके, आज के लेक्चर में बच्चों अपन रेडियस को लेकर डिस्कस करेंगे, साथ साथ एनर्जी को लेकर डिस्कस करेंगे और साथ साथ मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा किस टाइप से इसमें वेलोसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है, एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, रेडियस रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, सो जैसे भी इनकी जितनी प्रॉब्लम सॉल्व होती है सभी का पैटर्न सेम होता है कि जैसा आपको ऐसे कुछ बताया था कि ऐसे करके कोई एटम होगा, उसके ऐसे चारों तरफ ऑर्बिटल्स होंगे। ये ऑर्बिटल्स आप nth भी ले सकते हो। अब ये जो ऑर्बिटल है इसमें सेंटर में न्यूक्लियस होगा, यहाँ रेडियस आपको पता है R1 होगी, यहाँ की रेडियस R2 होगी, यहाँ की ऐसे ही R3 आएगी, ऐसे ही R4 आएगी। तो इनमें अगर आपस में कंपैरिजन कराया जाए जनरली R1 R2 R3 R4 का, तो इनका कंपैरिजन कुछ ऐसा होता है R1 कंपेयर्ड R2 कंपेयर्ड R3 कंपेयर्ड R4। इनका जो कंपैरिजन आता है वो कुछ इस प्रकार आता है। अगर फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए तो 1 का स्क्वायर, सेकंड के लिए तो 2 का स्क्वायर, ऐसे 3 के लिए तो 3 का स्क्वायर, फोर्थ ऑर्बिटल के लिए तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ रेशियो आता है 1:4:9:16 डॉट 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 ऐसे आता जाएगा। ओके, इस प्रकार इनका रेडियस रेशियो आता है। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। इसमें कई बार ऐसा भी दिखाना होता है कि 1 के होता है, ये होता है 4 के, ये होता है 9 के, ये होता है 16 के। अब ये होता क्या है, इन चीज़ों को प्रूव करेंगे अपन कि किस तरीके से फाइंड आउट किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सिंपली आपको इस टाइप से आपके रेडियस रेशियो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह पूछी जा सकती है। रेडियस रेशियो होता क्या है थोड़ा सा माइंड में रख लो कि जैसे ये R1 रेडियस है, इसके कंपेयर अगर R2 को देखूँ तो क्या रिलेशनशिप आएगा इनके बिटवीन, वही आपका रेडियस रेशियो आएगा यहाँ पे। ओके, तो ये जैसे जैसे आप n को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपका आगे स्क्वायर हो जाएगा, बस यही रेशियो होता है। मतलब R1 को R2 से कंपेयर किया यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। इस तरीके से सिंपल तरीके से आप R1 R2 R3 R4 रेशियो निकाल सकते हो। इतना माइंड रहता है काफ़ी है, लेकिन अपन इसको जनरेट करना सीखते हैं कहाँ से ये क्रिएट होता है। ओके, तो रेडियस रेशियो जो आता है बच्चों कुछ इस प्रकार से आता है बेटा। यहाँ पे आपका ये देखो ऐसे कोई एटम था। ओके, अब इन जो एटम है इन सब में आपको अच्छे से पता है कि 2 टाइप्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेंगे। ओके, पहला फोर्स काम करेगा बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स। जब भी आप बेटा इसको पढ़ोगे फिजिक्स में आप अच्छे से सीखोगे सर्कुलर मोशंस वगैरह, वहाँ पे आपको 2 प्रकार के फोर्स सिखाए जाते हैं। एक तो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब इनसाइड सेंटर है ना, ये अट्रैक्शन करेगा। दूसरा फोर्स होता है बेटा सेंट्रीफ्यूगल, वो आउटर फोर्स होगा, वो क्या करेगा यहाँ पे रिपल्सन करेगा। ओके, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, देखो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मान लेता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा होगा, इसके पास में m मास भी होगा, साथ साथ वेलोसिटी v भी होगी। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें 2 टाइप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेंगे, 2 टाइप फोर्स काम करेंगे। एक फोर्स इसके सेंटर के इनसाइड लगेगा जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे ना, तो मैं इसको एफसीपी से दिखाऊंगा। रियलिटी में ये क्या होता है इस चीज़ को मैं बाद में समझाऊंगा। एक फोर्स इसको आउटर ले जाने का ट्राई करेगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, ये होते हैं 2 प्रकार के फोर्स। दिस 2 टाइप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ काम करेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है, देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, इसके पास मास भी है, वेलोसिटी भी है। तो यहाँ पे जो फोर्स काम करेगा वो हो जाएगा आपका mv²/r। अब जो ये r है मैं इसको nth ऑर्बिटल के लिए कंसीडर करूँगा तो इसको rn लिख दूंगा। ये आपका सिंपली यहाँ पे रिलेशन आ गया। अब मैं वेलोसिटी पे अगर nth ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की n मानूँ तो यहाँ पे vn शो कर सकते हो, ऐसा कोई खास बात नहीं होगी इससे। जिस ऑर्बिटल की बात करोगे वही आपको वेलोसिटी के लिए v1 v2 v3 इस तरीके से आप शो कर सकते हो। ओके, जनरली ऐसा अपने को करना होता है। तो ये आउटर फोर्स हो गया बेटा। एक फोर्स है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो 2 चार्ज के बिटवीन जो फोर्स लगता है उसको लेके फिजिक्स में आपको सिखाया जाता है। कल भी बेटा मैंने डिस्कस किया था, वापस कुछ डिफरेंट ट्रिक्स में इसको डिस्कस कर लेता हूँ कि यहाँ फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन काम करता है 2 चार्ज के बिटवीन, वो होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स। जैसा कि आपको फिजिक्स में सिखाया जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल होता है और इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है इनवर्स हो जाता है। जहाँ आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हो तो कुछ ऐसा आ जाता है, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। इसको भी अगर आप एक्यूरेट सोल्व करते हो तो ये आता है k Q1 Q2/r²। इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हो। इस तरीके से अपन इसको सिंपली शो कर सकते हैं बेटा। इसके अलावा इसको दूसरे टर्म में भी रख सकते हो। f का वैल्यू क्या आता है 1/4πε0, ये आ जाता है Q1 Q2/r²। ये आपने फिजिक्स में सीखा है।
अब जैसे यहाँ पे मैं बात करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा बेटा कि कुछ ऐसा है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, और यहाँ सेंटर में क्या है बेटा, सेंटर में प्रोटॉन होंगे, जो कितने होंगे, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने प्रोटॉन होंगे। तो यहाँ Q1 Q2 की जगह ये काम करेगा, Ze और E काम करेगा, बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम है। तो यहाँ पे देखो ये फोर्स है, जो ये वाला फोर्स है ये यहाँ काम नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको उठा के इधर रख देता हूँ। ले भाई चल इधर आ जा यार, क्या हो रहा है इसको, ठीक हो रहा है। अरे तो वहीं रहे भाई। चलो इसको रहने देते हैं यार, हटा ही देते हैं, बैग लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कर लेता हूँ मैं, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो इधर देखिए बच्चों, आपको पता है कि यार यहाँ मास वगैरह है, तो यहाँ पे जो फोर्स काम करेगा वो क्या करेगा, m² करेगा। ओके, अब मैं यहाँ nth ऑर्बिटल की बात करूँगा बार बार, तो यहाँ पे Rn ले लेंगे। ओके, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। अब इसके बाद में सिंपली बात करेंगे बेटा अपन यहाँ पे इनसाइड फोर्स, वो होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो यहाँ F जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आएगा, यहाँ जो वर्क करेगा वो कुछ इस प्रकार करेगा। यहाँ चार्ज देखो Ze है, वहाँ E है, तो मैं कर दूंगा Ze.E। ओके, यहाँ पे प्रोपोर्शनल होगा बटे r², r की जगह Rn ले लिया। जैसे ही आप इसको रिमूव करोगे तो आपके पास इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाएगी। F जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो कुछ ऐसा आ जाएगा कि Ze² बटे Rn²। इसको और बेटर सोल्व करते हो तो आप इसकी जगह रख सकते हो 1/4πε0 Ze² बटे Rn²। ये आपका रिलेशन आ गया। ओके, इस तरीके से आप इनको सोल्व कर सकते हो। अब मुझे ये पता है अच्छे से कि जितना फोर्स इनसाइड लग रहा है बेटा उतना ही आउटर साइड लग रहा है, तो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लूँगा, इसको इक्वेशन सेकंड मान लूँगा। या मैं कह सकता हूँ F सेंट्रीपिटल जो फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, F सेंट्रीफ्यूगल के। तो F सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, इनसाइड कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 1/4πε Ze² बटे Rn²। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल की मैं अगर बात करूँ आउटर वाले की, तो आउटर वाला जो फोर्स काम कर रहा है वो आपका इस तरीके से कर रहा है mv²/Rn। ओके, इस तरीके से काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ ठीक से नोटिस करूँ तो mv² में Rn से स्क्वायर उठ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब क्या बचा आपके पास में, mv² बराबर ये आ रहा है। ओके, अब मुझे v की टर्म्स फाइंड आउट करनी है। किसकी टर्म्स फाइंड आउट करनी है, v की। तो मैं अगर v की भी टर्म्स यहाँ फाइंड आउट कर लूँ तो बाकी टर्म्स तो मेरे सामने ही है। तो मुझे ये पता है, बोहर्स पोस्टुलेट में ये बताया गया था mvr होता है, वो क्या होता है, nh/2π होता है। तो v इक्वल टू क्या आ गया, nh/2π mr, यस और नो। अब मुझे यहाँ v² रखना है, तो मैं m को भी इधर ले आता हूँ। केवल v² को अगर इधर रखूँ तो m इधर आ जाएगा। तो ये बन गया देखो अपने पास 1/4πε0 Ze² Rn, और ये m इधर आ गया। ओके, अब v² की जगह मैं रख दूंगा, यहाँ पे क्या रखूँगा, n² h² डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, यह आ गया π², यह आ गया m², यह आ गया Rn²। अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं बेटा। तो यहाँ से देखो 4 से 4 चला जाएगा, पाई से स्क्वायर चला जाएगा, इसके अलावा देखो Rn से स्क्वायर चला गया, इसका m से स्क्वायर चला गया। फाइनली आपके पास में बच क्या रहा है। अब देखिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, केवल Rn चाहिए, तो Rn को इधर ले आता हूँ, बाकी चीज़ें इधर आ जाएगी। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, Rn को इधर लाऊंगा, देखिए ये Ze² इधर चला जाएगा, तो Rn का फाइनल वैल्यू क्या आएगा, n² h²। ओके, पाई बच गया यहाँ पे, m बच रहा है। ओके, और क्या आ गया इधर, Ze²। दिस इज योर फाइनल वैल्यू, ये आ जाएगा, इस तरीके से आएगा। और क्या बच रहा था यहाँ, ε0 बच रहा था।
एप्सिलॉन नोट भी चला जाएगा इधर। एप्सिलॉन नोट इधर डाउन में था, इधर जाएगा, ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। ये अपने पास फाइनल आंसर आएगा बच्चों। तो यहाँ अगर आप इस टर्म्स को देखो, देखो मैं इस वाले को थोड़ा सा उठा के इधर ले आता हूँ, दिस वाले को जो ज़्यादा काम का है। क्या हो रहा है भाई? बैक ही ले लेते हैं यार, टेक्नोलॉजी सही से यूज़ नहीं ले पा रहा। ओके, तो यहाँ पे फाइनली आपको आंसर मिल गया होगा। मैं रिसोल्व कर देता हूँ फटाफट क्या हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, यह आ जाएगा अपना फाइनल वैल्यू, और इसको यहीं रख लेते हैं। चलो ये था अपना कंप्लीट वैल्यू। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आर एन इक्वल टू आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एम जेड स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे ठीक से देखो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए बच्चों, ये वाला पीछे के टर्म्स अलग हो गए। यहाँ पे एन स्क्वायर और जेड, इन सब में अगर सारी वैल्यूज को देखो, जितनी भी वैल्यूज है, जितनी वैल्यूज है, जेड देखो हर एक आइटम के लिए फिक्स होगा। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो उसका फिक्स होगा, हीलियम की बात करें तो उसका फिक्स होगा, ई का भी वैल्यू फिक्स है, यहाँ पे एम का वैल्यू फिक्स है, पाई भी कांस्टेंट है, ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है इसके अलावा। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ बेटा इनको कांस्टेंट के मान लूँ, तो आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, एन स्क्वायर के। आर एन इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ के एन स्क्वायर। के का वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे के का वैल्यू ये है एच स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था, और एच स्क्वायर के अलावा एप्सिलॉन हो रहा था, एप्सिलॉन भी होगा यहाँ पे, और इसके अलावा क्या बच गया, पाई एम जेड ई। ओके, जेड को ड्यूअल टाइम लिख दिएगा, जेड को सिंगल टाइम रखना है बस, ये होगा आपका फाइनल आंसर। ओके, लेट्स क्लियर। तो इस प्रकार आपका आया था यहाँ पे रेडियस का रिलेशन, R1 रिलेशन R2 रिलेशन R3, तो वहाँ मैंने डायरेक्टली एन स्क्वायर लिख दिया था क्योंकि सब में कांस्टेंट के का वैल्यू तो सेम ही रहेगा इस तरीके से। ओके, अगर किसी को नहीं समझ में आया फटाफट मैं वापस आपको समराइज करा रहा हूँ जल्दी से, क्या होता है इस चीज़ को समझ लो फटाफट। फाइनली देखो, फाइनली अपन ने कल भी इसको डिफरेंट तरीके से देखा था। मैंने कहा कि दो टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेंगे। इनसाइड जो फोर्स करता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है, इसलिए इसका वैल्यू आपको सीधा सीधा याद रखना है कि जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगेगा, इसलिए मैं एफ ही दिखा देता हूँ। चलो, इनसाइड फोर्स होगा वो आउटर साइड फोर्स, ये क्या आएगा बेटा, देखो आपको पता है ये आता है Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल आता है ना, और एफ ही क्या आता है, आर स्क्वायर के क्या आता है, इनवर्स आता है। तो यहाँ पे Q1 Q2 की जगह मुझे क्या रखना था, बस Q1 Q2 की जगह मैंने यहाँ पे जेड ही और वो रखना है। तो ओवरऑल मेरे पास फाइनली ये आ जाएगा इस तरीके से। देखो यहाँ पे एफ प्रोपोर्शनल हो गया जेड ई डॉट ई, Q1 Q2 की जगह ये था, और इसकी जगह क्या था, आर एन स्क्वायर। तो ये आ गया था एफ प्रोपोर्शनल आ गया था जेड ई स्क्वायर बटे आर एन स्क्वायर, जहाँ एफ इक्वल टू आ गया था बेटा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात हो रही है हर जगह। तो यहाँ पे फाइनली आंसर आपका ये आया था, एफ इक्वल टू क्या आ गया था, जेड स्क्वायर बटे आर एन स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, अब यहाँ पे ये के आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट को रिमूव किया आपने, कांस्टेंट रिमूव किया है यहाँ से, देखो तो के आ गया था। के का वैल्यू आपने लिखा लिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये आ गया जेड स्क्वायर बटे आर एन स्क्वायर। ये आपका इनसाइड फोर्स था बस। इधर मैंने इनसाइड फोर्स की बात कर ली। अब मैंने सेकंड बात की आउटर साइड फोर्स की। तो आउटर साइड फोर्स को आपको समझाया कि यहाँ पे बेटा जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगा, कुछ ना कुछ मास भी होगा। ओके, और ये रेडियस आर डिस्टेंस पे है, तो मैं इसको बोलूँगा mv स्क्वायर बाई आर। mv स्क्वायर बाई आर एन शो कर दिया मैंने इसको। अब मुझे कुछ नहीं करना था, ये इक्वेशन को ऐसे रहने दिया। मैं कह रहा हूँ कि ये फोर्स जितना इधर काम कर रहा है ये आउटर साइड फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है, आउटर साइड फोर्स। तो इसको मैंने इक्वेशन सेकंड दिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट दिया। अब मुझे ये पता है कि फर्स्ट और सेकंड जो दोनों फोर्स लग रहे हैं, आउटर और इनर फोर्स दोनों एक दूसरे के इक्वल थे। तो बेटा इसी को मैंने सीक्वेंस में शो किया और कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
जेड ई स्क्वायर बटे आर एन स्क्वायर इक्वल होना चाहिए किसके, एम वी स्क्वायर अपॉन आर एन की। यहाँ आप जैसे टर्म्स को देखोगे तो बेटा आर एन स्क्वायर से आर एन घर चला जाएगा। ओके, अब बचा क्या है आपके पास में, एम वी स्क्वायर बचा है। तो एम वी स्क्वायर को मैं इधर वी स्क्वायर की टर्म्स में ले आता हूँ। किसकी टर्म में ले आया, वी स्क्वायर। तो एम इधर आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर आर एन। एम इधर आ गया डॉट, ये बराबर आ गया किसके, वी स्क्वायर के। ओके, इस तरीके से मैंने ये टर्म्स फाइंड आउट किए और कुछ भी नहीं किया है यहाँ पे नया। तो यहाँ तक मैंने सोल्व करवा दिया। उसके बाद में देखो बात करते हैं बेटा अपन बोहर पोस्टुलेट्स की। तो वहाँ उन्होंने बताया था, डायरेक्टली आपको माइंड रखना है बेटा, जो एन एम वी आर होता है ना, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, ये इक्वल टू होता है एन एच अपॉन 2 पाई के। ओके, तो मैं यहाँ पे वी की बात कर रहा था केवल, तो ये आ जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई डॉट एम आर। अब मुझे यहाँ वी की जगह वी स्क्वायर चाहिए, तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा बस। ये इक्वेशन जो भी थी इसमें एक्स वाई जेड, ये इक्वेशन से मैं वैल्यू रख दूंगा। ओके, यहाँ मुझे वी का वैल्यू माइंड है, मैं इसको इक्वेशन नंबर भी दे सकता हूँ कि ये इक्वेशन आपका, दिस वाले इक्वेशन को मैंने नंबर दे दिया इक्वेशन 3 और ये दे दिया इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 से 4 में वैल्यू रखनी थी मुझे और कुछ नहीं करना था, 3 to 4। तो 3rd इक्वेशन में मैंने ये रख दिया बेटा। 3rd इक्वेशन क्या थी आपकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बटे आर एन एम। अब इसकी जगह रख दिया मैंने एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये आ गया एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ये फाइनली मैंने वैल्यू रखी और कुछ भी नहीं किया था बच्चों यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे आराम से दिख रहा है कि जो टर्म्स कट सकती थी उनको कट कर दिया। पाई से पाई घर गया, 4 से 4 घर चला गया, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर चला गया, आर एन से स्क्वायर चला गया। ओके, तो फाइनली आपको आर एन फाइंड आउट करना था, तो ये इधर आ जाएगा, जो वैल्यू इधर थी वो इधर चली जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पे आपके पास में देखो फाइनली आर एन का वैल्यू मैंने रखा बच्चों, आर को इधर ले आया। आर एन तो ऑर्बिटल की बात हो तो एन लगाना था बस, और कुछ नहीं करना था। तो ये एन स्क्वायर ऐसे कैसे, एच स्क्वायर ऐसे कैसे, इधर से एप्सिलॉन बचा था, ये ऊपर जाएगा एप्सिलॉन। अब बचा क्या था नीचे, नीचे क्या बचा है बेटा, देखो एक तो बच रहा है पाई स्क्वायर उड़ा था, पाई बच रहा है, क्या बच रहा है, एक तो पाई बच रहा है। ओके, इसके अलावा क्या बच रहा है, एम बच रहा है, एक बच रहा है आर, और एक इधर क्या उठा के ले आए अपन, जेड ई स्क्वायर को। तो ये आ गया एम जेड ई स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। अब यहीं पे आपको टर्म्स में रिलेशन देखना था। तो रिलेशन क्या आता है, सिंपली आपको माइंड होना चाहिए कि बेटा जो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट है, इन सब में सारी वैल्यूज कांस्टेंट है सिवाय एन स्क्वायर के। इसलिए मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि आर एन प्रोपोर्शनल होगा किसके, एन स्क्वायर के, जहाँ इन सबको कांस्टेंट मान लिया। इस प्रकार आपका रिलेशन आया था R1 रिलेशन R2 रिलेशन R3। इस तरीके से आपका वो क्या आ गया था, एन का स्क्वायर करना था। एन क्या होता है, ऑर्बिटल्स की बात हो रही थी, है ना। ओके, सो लेट्स क्लियर। आई होप आइडिया लग गया होगा बेटा आप रेडियस का। हाँ, अगर डिफरेंट एटम की बात करें तो जेड चेंज होता है, तो एन स्क्वायर बाई जेड कर देना बस, यहाँ पे और कुछ भी रिलेशन नहीं आएगा। तो ये आ गया रेडियस रिलेशन। ओके, लेट्स क्लियर। फाइनली आप रेडियस को लेके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बच्चों। अब मैं बात करूँगा बेटा एनर्जी की टर्म्स को लेके। अब जैसे ही अपन एनर्जी की बात करते हैं तो आपने ऐसा कुछ थोड़ा बहुत रीड किया होगा, मैं हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ, बाद में इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा लॉजिक क्या होते हैं। कुछ इस प्रकार से होते हैं ना। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो सेंटर के पास में आता है, न्यूक्लियस के पास में आता है, उसकी एनर्जी कुछ कम होती है। जैसे इसकी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे आप आउटर जाओगे 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे और आउट गए 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो जैसे जैसे आप आउटर जा रहे हो, नेगेटिव में वैल्यूज डिक्रीज हो रही है, इट्स मीन्स ओवरऑल वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है। तो धीरे धीरे आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ये इंक्रीज होता है तो यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ तो पैटर्न होगा, जो यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है यहाँ पे ऑर्बिटल्स में एनर्जी फाइंड आउट कर पा रहे हो कि यहाँ क्या होगी, यहाँ क्या होगी, और कोई nth ऑर्बिटल दे दे तो क्या होगी। इस तरीके से जब क्वेश्चंस बनने लगे उनको किस तरीके से सोल्व करते हैं, इसलिए अपने को यहाँ पे टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना सीखना पड़ेगा। ओके, तो बच्चों इसमें दो प्रकार की एनर्जी पॉसिबल है। देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है तो उसके पास मूवमेंट होगा, उस वजह से एक तो काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो यहाँ पे क्या है, देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है, मान लो इसको nth ऑर्बिटल मान लो, यहाँ वेलोसिटी भी होगी, कुछ ना कुछ इसका मास भी होगा। तो यहाँ एक तो आएगी बेटा काइनेटिक एनर्जी। दूसरी एनर्जी अगर देखें तो इस पर चार्ज कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक और एनर्जी क्रिएट होगी, वो होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो दो एनर्जी आएगी बेटा यहाँ पे, एक तो पोटेंशियल एनर्जी होती है,
एक होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। दोनों एनर्जी का मैं अगर सम कर दूँ, दोनों एनर्जी को ऐड कर दूँ, तो सिंपली मुझे टोटल एनर्जी गेन हो जाएगी और वही मुझे बताएगी कौन से ऑर्बिटल में क्या एनर्जी होगी। ओके, सो माइंड में आना चाहिए बच्चों की एनर्जी किस तरीके से फाइंड आउट करनी है। पहली चीज़ है बेटा, यहाँ पे दो टाइप की एनर्जी काम करेगी इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण, काइनेटिक एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के कारण आ जाएगी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। सो मैं बोथ एनर्जी को शो करता हूँ सबसे पहले, देन अपन इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पे। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड ले जाता हूँ अब इस बार, जिससे आपको ईजी लगे समझना। ओके, अब देखिए जो एनर्जी है उसको लेके डिस्कस करते हैं, कौन सी एनर्जी आएगी, किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे। तो सारी टर्म्स में देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जो बेटा जो आपकी काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आपकी आ जाएगी यहाँ पे, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो यहाँ आ जाएगी, ये जो एनर्जी आएगी आपकी साफ साफ आ जाएगी हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, हाफ mv²। इसमें तो कुछ आइडिया लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। तो मैं कहूँगा काइनेटिक एनर्जी जो आएगी ना वो आएगी आपकी हाफ mv²। अगर मैं बात करूँ बेटा यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आ रही है, तो जैसा कि आपने पहले भी रीड कर रखा है, बार बार रीड कर रखा है, फिजिक्स में भी इसको सिखाया जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि जैसे Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल होती है और साथ साथ इनकी डिस्टेंस r के क्या होती है, इन्वर्स हो जाती है। तो इस प्रकार पोटेंशियल एनर्जी, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ इस बार, पोटेंशियल एनर्जी तो ये क्या आती है k Q1 Q2 बटे r। ओके, अब मैं r की जगह Rn ले रहा हूँ तो Rn रख दूंगा, इसकी जगह ZE और E ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा बेटा। यहाँ पे देखो ये जो टर्म्स है ऐसे कैसे रहेगी, बस यहाँ पे चेंजेस क्या आएगा, जो Q1 Q2 लिया था चार्ज उसकी जगह आप क्या लोगे बेटा, एक तो इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का चार्ज और एक न्यूक्लियस का चार्ज। न्यूक्लियस का चार्ज कैसा आता है, नेगेटिव आता है, इस तरीके से आता है। तो मैं ये चार्ज दिखाऊंगा, इनके डिस्टेंस को Rn दिखा दूंगा, बस ये आ गया टर्म्स। तो पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल हो गई किसके, ZE माइनस वाला इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी यहाँ पे शो करना पड़ेगा आपको, पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है इस बार। तो ये आ जाएगा Rn। ओके, तो इस प्रकार से आ जाएगा ये ZE², पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। ओके, तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू आ गई K ZE माइनस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, सॉरी डिवाइडेड बाई Rn। ये आ गया अपने पास फाइनली, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो ओवरऑल जो नेगेटिव में उसको उठा के इधर ले आता हूँ और मैं पोटेंशियल एनर्जी को कुछ इस प्रकार से दिखा दूंगा यहाँ पे बच्चों, माइनस के ZE² बटे R। Rn की बात चल रही तो Rn ले लेंगे, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी की, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। ओके, अब जो काइनेटिक एनर्जी आई है उसी को मुझे दूसरे टर्म में लिखना है। अब मैं काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना चाहूँ तो दूसरी टर्म वाला रिलेशन याद कर सकता हूँ जो पिछले इक्वेशन में मैंने सोल्व करवाया था वैसे तो, कि mv² जो आता है, mv² की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो mv² बाई r जो आता है बेटा, आपको अच्छे से सिखाया था, ये आता है पोटेंशियल एनर्जी के बजाय आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से देख सकते हो। तो वो क्या था आपका k Q1 Q2 बाई r²। k Q1 Q2 की जगह आप क्या लिखोगे, यहाँ ZE और E ले लोगे। तो मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो ये आ जाएगा बेटा k ZE² बटे R² की जगह R की जगह Rn ले रखा है दोनों जगह, तो Rn ले लो, Rn², ये स्क्वायर चला जाएगा, Rn बच गया। तो Rn बराबर क्या आ गया, k ZE² बाई mv²। यस और नो, या मुझे यहाँ पे Rn की तो वैल्यू फाइंड आउट ही नहीं करनी ना, Rn की तो अपन कर ही लिए पहले ही, सॉरी।
तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा mv² जो आ रहा है वो आ रहा है kZe²/Rn। ये अपने पास फाइनली इक्वेशन आ गई। यहाँ पे अलग से अपन इसको डिस्क्राइब कर लेंगे किस तरीके से आ रहा है। अब मुझे ये पता है बेटा जो mv² की टर्म्स में आपका आंसर आया है वो आपका mv² का वैल्यू आया है, लेकिन मुझे क्या चाहिए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ mv²। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी एक इक्वेशन बनेगी, हाफ mv² करूँ तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ kZe²/Rn का हाफ कर लो तो हाफ डॉट ये आ गए। इस तरीके से आपके पास में इक्वेशन बनेगी। तो फाइनली आपके पास में हाफ mv² का वैल्यू आ चुका है बच्चों। अब यहाँ पे देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना है। आपके पास में सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है, पहले से आ चुकी है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना है इधर देखिए, ये देखिए आपके पास में ये पोटेंशियल एनर्जी है आपकी, यहाँ पे शो कर दिया आपने नेगेटिव में पूरा फाइनली सोल्व करके। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। टोटल एनर्जी क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, बस यही तो करना है मुझे। तो टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी थी मुझे, तो और कुछ करना ही नहीं था। तो टोटल एनर्जी क्या होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखिए यहाँ पे आराम से बड़ा सिंपल तरीके से आपने सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट किया, फिर काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट किया। अब देखिए ये आपका माइनस में है, ये प्लस में है, तो ओवरऑल आंसर आपका क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी किस में आ जाएगी। अब देखो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखोगे तो आपकी टोटल एनर्जी फाइंड आउट आप कर सकते हो। तो टोटल एनर्जी की जगह क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी आई बेटा आपकी, काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ kZe²/Rn माइनस, यहाँ पे देखो ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, प्लस माइनस ओवरऑल माइनस हो जाएगा, या मैं ऐसे दिखा दूँ प्लस माइनस का आ गया। देखो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आई थी माइनस kZe²/Rn। फाइनली आप सोल्व करोगे बेटा तो आपके पास में जो टोटल एनर्जी आएगी उसका वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव वैल्यू क्या आ जाएगा, ये जो नेगेटिव वैल्यू आएगा ना वो फाइनली इस प्रकार आ जाएगा। यहाँ पे आप ओवरऑल सोल्व कर लेना, नेगेटिव हाफ kZe²/Rn इस तरीके से आएगा यहाँ। ओके, आई होप आइडिया लग गया होगा बच्चों। अभी सबसे पहले सिंपली आपने क्या किया, दो प्रकार की एनर्जी काम करती है, एक एनर्जी आउटर काम करेगी जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी मूवमेंट के कारण, एक यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है जिस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। अब दोनों एनर्जीज को मैंने शो कर दिया, पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, फिर काइनेटिक एनर्जी को निकाला। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स को फाइंड आउट करना था, तो मुझे ये पता है mv²/Rn इक्वल टू क्या होता है kZe²/Rn²। देन मैं यहाँ पे इन दोनों को इक्वल करिए, यहाँ पे mv का वैल्यू आ गया। अब mv² का वैल्यू आया तो मैंने हाफ किया तो इसका भी हाफ हो जाएगा, ओवरऑल आपके पास में टोटल एनर्जी आ जाएगी। इस प्रकार आप फाइनली एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अब मैं बात करूँ यहाँ पे ओवरऑल, तो ओवरऑल टर्म्स में क्या होता है, फाइनली आपने जितने इक्वेशन सोल्व किए उससे टर्म्स आपके पास निकल के आई है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, जो टोटल एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है nth ऑर्बिटल के लिए जो एनर्जी आ रही है वो आपकी ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी आ रही है, वो भी तो हाफ ही आ रही थी काइनेटिक एनर्जी, बस दोनों में सिंबल का फ़र्क है, तो इसमें हाफ काइनेटिक एनर्जी आएगी, बस इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, ये अपने को माइंड रखना है। जैसे मैं बात करूँ बेटा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी देखो कंप्लीट आ रही थी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी की जो माइनस काइनेटिक एनर्जी है ये फॉर्म हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी की डिवाइडेड बाई 2 फॉर्म आ गई, इस तरीके से आया। ओके, दिस इज योर फाइनल रिलेशनशिप। और इन सभी टर्म्स को आप सोल्व करके देखोगे तो En का जो वैल्यू आएगा वो डायरेक्टली आएगा बेटा, यहाँ पे En इक्वल टू आ जाएगा, ऐसा आता है ये Z²/N आता है, फाइनली ऐसे आता है Z²/N²। जहाँ इसको सोल्व करके देखेंगे जितने भी टर्म्स आई थी सभी टर्म्स को सोल्व करने पे जो वैल्यू आएगा फाइनली वो आ जाता आपका
13.6 इंटू Z²/N²। ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है हर जगह, जितने भी क्वेश्चंस दिए होंगे। ओके, ये जो भी वैल्यू दी हुई होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह में आएगी, जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से इसको मल्टीपल कर सकते हो। इस तरीके से अपन सारी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो आई होप आप कुछ आइडिया लग गया होगा E1 E2 E3 इनका वैल्यू कैसे आता है। अब मैं थोड़ा सा समराइज करा देता हूँ फटाफट किया क्या है अपन। देखो फाइनली बेटा अपने को ये पता है कि ओवरऑल जो एनर्जी होती है वो 2 टाइप से वर्क करेगी यहाँ पे। एक तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, एक हो जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। सो मैंने पहले यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को लेकर डिस्कस किया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 12 mv²। यहीं पे मैंने इसको फ्री कर दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जैसे आपने फिजिक्स में सीखा Q1 Q2 और R पे डिपेंड करती है। तो Q1 Q2 की प्रोपोर्शनल होती है R के इनवर्स। तो Q1 की जगह मैंने यहाँ पे ZE लिया था और Q2 की जगह इलेक्ट्रॉन लिया था। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। तो यहाँ पे आ गया पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल हो गई ZE- इलेक्ट्रॉन और Rn। अब मैं इसको रिमूव करूँगा तो क्या आ जाएगा, K इक्वल टू क्या आ गया ZE और यहाँ पे E आ गया। यहाँ पे ओवरऑल ये E नेगेटिव था तो नेगेटिव को मैंने सब्ट्रैक्ट करके आगे ले आया। तो फाइनली आंसर आ गया P इक्वल टू -K ZE²/Rn। ओके, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है। अब मुझे बात करनी थी यहाँ पे इसको फाइंड आउट करने की, किसको, काइनेटिक एनर्जी को। तो मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी जो mv²/R आती है वो डिपेंड करेगी बेटा किस पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा दिया के ZE²/Rn²। जहाँ आप Rn से Rn को कट करोगे ओवरऑल यहाँ पे mv² का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया। mv² का जो वैल्यू आया बेटा यहाँ पे, mv² का जो वैल्यू आया मैंने यहाँ पे 12 mv² की रिक्वायरमेंट थी काइनेटिक एनर्जी में, तो उसमें चेंज कर दिया। इस प्रकार आपके पास में इसका वैल्यू आ गया 12 mv² का। दोनों वैल्यू को मैंने एक दूसरे के साथ ऐड कर दिया तो टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओवरऑल फाइनली आपने इस वैल्यू को सोल्व किया तो इस तरीके से रिलेशन आपका आ जाएगा। ओके, लेट्स क्लियर। इस प्रकार देखिए यहाँ पे ZE²/N² आ गया। लेट्स क्लियर। ओके, थैंक यू। इसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे अपन एनर्जी के टर्म्स को लेके और भी। ओके, तो एनर्जी के टर्म्स में क्या होगा, जैसे मैं फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए बात करूंगा, जैसे हाइड्रोजन को मान के चलो, कोई भी एटम मान के चलो, तो यहाँ पे देखो ऑर्बिटल्स का वैल्यू फिक्स होता है। जैसे ऑर्बिटल में फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए बात करूंगा तो यहाँ रिलेशन कुछ ऐसा आ जाएगा बच्चों, आ गया 13.6 इंटू जेड का वैल्यू फिक्स नहीं होगा लेकिन एन का वैल्यू फिक्स होगा। 1 के लिए यही आ गया। सेकंड ऑर्बिटल के लिए बात करूंगा 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 13.6 डिवाइडेड 4 इंटू 2 ये आ जाएगा। ऐसे बेटा थर्ड ऑर्बिटल के लिए बात करूंगा 13.6 ये आ जाएगा 9 इंटू जेड। अब जेड एटॉमिक नंबर है। ओके, जैसे हाइड्रोजन के लिए बोले तो 1 से मल्टीपल करना, He+ के लिए बोले तो 2 से मल्टीपल, Li++ के लिए बोले तो 3 से, बोरोन +4 के लिए बोले तो यहाँ पे 5 से, इस तरीके से मल्टीपल करना होता है। बेरिलियम +3 बोलते, किसी भी तरीके से बोले तो जेड का स्क्वायर करके यहाँ पे रख देना वैल्यू। ओके, एन का स्क्वायर आपको करना आता है। ये सेकंड ऑर्बिटल बोले तो 2 का स्क्वायर, थर्ड ऑर्बिटल बोले तो 3 का स्क्वायर। इस प्रकार इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप सोल्व कर सकते हो। ओके बच्चों, ये जैसे फर्स्ट ऑर्बिटल एन का फर्स्ट है, एन का सेकंड है, एन थर्ड ऑर्बिटल, इस तरीके से बात की जा रही है। तो एनर्जी इस प्रकार से इंक्रीज होती जाती है फाइनली आपकी, और जितनी एनर्जी इंक्रीज होगी ना, ये सारी वैल्यू नेगेटिव में थी, ये ध्यान रखें। ओके, और ये वैल्यू आ जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये आ जाएगी किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। नेक्स्ट है बेटा अपना वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। तो वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेलोसिटी फाइंड आउट करने का बहुत सिंपल पैटर्न है। देखिए वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करें। जैसे आपको पता है कि यहाँ जो ऑर्बिटल्स मूव करते हैं कुछ इस तरीके से मूव करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो सारे के सारे मूव करेंगे। अगर यहाँ मूवमेंट करेगा बेटा एवरी इलेक्ट्रॉन, तो क्या सबका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सेम होगा? डिफरेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा।
अब इसका वेलोसिटी का कैसे कन्फर्म करेगी, कितनी वेलोसिटी में रन कर रहा है, तो उसी चीज़ को अपन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ वही वेलोसिटी क्या होगी इसकी, है ना, ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है जिसका मास भी है, तो यहाँ पे वही दो टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेंगे। इसको मैं इधर शो कर देता हूँ, देन आपको सोल्व कराएंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखें क्या होता है बच्चों। सबसे पहले सिंपली अपन देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे पहले आपको पता है दो टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेंगे, यहाँ एक आउटर फोर्स होगा, एक इनर फोर्स होगा। उसी से सारी इक्वेशन सोल्व करते हैं एटम से रिलेटेड, बोहर के अकॉर्डिंग। तो मुझे एक सिंपल सा रिलेशन पता है कि यहाँ जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उस पर जो एनर्जी काम करेगी वो क्या काम करेगी, mv²/r काम करेगा। यहाँ पे r की जगह मैं rn ले लूँगा, nth ऑर्बिटल की रेडियस की बात करेंगे और nth वेलोसिटी की बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे v की जगह भी आप vn ले लेना, nth ऑर्बिटल की बात हो रही है। ओके, अगर मैं देखूँ यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काम करेगा और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा वो एज इट इज़ वैसे कि वैसे होगा जैसा आप पहले पढ़ते आए हो। कैसे बेटा, ये ऐप जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, देखो दो प्रकार के फोर्स होंगे आपके पास में, एक आउटर फोर्स एक इनर फोर्स। एक सेंटर के इनसाइड होगा, एक सेंटर के आउटसाइड होगा, दोनों को इक्वल करना और कुछ नहीं करना। तो ये जो आउटसाइड था बेटा, इसको मैंने दिखा दिया mv²/rn। ओके, इनसाइड जो फोर्स होगा बेटा वो क्या आ जाएगा आपका, इनसाइड जो फोर्स होगा एफ इलेक्ट्रिकल फोर्स बोल देता हूँ या इनसाइड बोल दो, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा k और यहाँ पे आ जाएगा ZE² बटे RN²। इस तरीके से आ जाएगा सिंपल सा। आप सोल्व करके देख सकते हो कैसे आता है, पिछले इक्वेशंस में बड़े अच्छे से सिखा दिया मैंने। ओके, इस तरीके से आता है। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे, इसको इक्वेशन सेकंड कर देता हूँ, इसको फर्स्ट कर देता हूँ, और कुछ नहीं करना है। मेरे को पता है आउटर फोर्स और इनर फोर्स दोनों सेंटर की तरफ इक्वल होंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, mv² बटे rn इक्वल होगा किसके, kZe² बटे rn²। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा कि जो rn है इससे स्क्वायर को लिबरेट कर दूंगा। ओके, अब बच्चा क्या है मेरे पास में, vn² फाइंड आउट करना है मुझे, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे mv है vb है, इन टर्म्स के मैं कोई सी भी एक टर्म्स को चेंज करूँगा और कुछ भी नहीं करना है मुझे। इस तरीके से आ गया मेरे पास में, ये आ गया rn से rn कट गया। अब मुझे सिंपली वही रूल अप्लाई करना है NH/2π वाला। तो मुझे ये अच्छे से पता है कि बेटा एंगुलर मोमेंटम आता है वो NH/2π आता है, तो मैं NH/2π है ना, इसी को सोल्व करता हूँ, NH/2π आता है। तो मैं इसकी जगह लिखूँगा mvr इक्वल टू क्या आ गया, NH/2π। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ r की टर्म में, NH/ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ आ गया NH/, ये आ गया 2π और यहाँ आ गया mv। ओके, तो ये r का वैल्यू मैंने कंसीडर कर लिया इस बार। पहले आप v का वैल्यू कंसीडर कर रहे थे बिकॉज r फाइंड आउट करना था, तो मैं यहाँ r की जगह ये टर्म्स लिख सकता हूँ। तो मेरे पास फाइनली आंसर क्या आएगा, देखो m को इधर ले जाता हूँ, यहाँ बचा मेरे पास केवल vn²। ओके, ये vn² बच गया, यहाँ पे क्या आ गया देखो, kZe² था बटे में क्या था बेटा, rn की जगह लिखूँगा मैं nh, और ये जो 2π.mv है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा कुछ इस प्रकार से। ओके, ये फाइनली इस तरीके से चला जाएगा। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे बेटा, तो vn², इसमें स्क्वायर इससे v से घर चला जाएगा, vn रख दो यहाँ। अब बेटा vn बराबर क्या आ गया आपके पास में, फाइनली ये आ गया बेटा kZe² और ये आ गया 2π.m डिवाइडेड बाई NH। इस तरीके से आ गया, ये आपके पास में फाइनल आंसर आ गया। ओके, अब मैं इसको ऐसे भी सोल्व कर सकता हूँ। ये वाला देखो जो टर्म्स है इसको उठा के इधर ले आता हूँ जहाँ मैं आपको परफेक्ट सोल्व करवा दूँ इसको। अरे यार उठाते किसको, चला कौन जाता है।
इस टर्म्स को इधर ले आता हूँ। अब देखिए बेटा, यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ वी एन इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे ई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, पाई एम भी कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, और इसको लिख दूँ जेड बाई एन। यस और नो, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? इस तरीके से मैं इसको ले आया। अब यहाँ पे देखो सारी चीज़ें कांस्टेंट है, यहाँ ये देखो ये सारे कांस्टेंट है, तो फाइनली मेरे पास जो आएगा वी एन आएगा, ये कांस्टेंट आ गए, तो ये डिपेंड करेगा जेड बाई एन पे। आ गया समझ में? अब ये क्या आएगा, तो मैं ये कह सकता हूँ जो v आएगा आपका फाइनली यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया बेटा, वी एन इक्वल टू आ गया, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट हो गई, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ जेड बाई एन, और इसको ऐसे भी लिखा सकते हो वी एन इक्वल टू आ गया के जेड बाई एन। के यहाँ पे मैंने कांस्टेंट माना, और इस के का वैल्यू आएगा बेटा, वो आपको फिक्स माइंड रखना है, जो इसकी वेलोसिटी बताएगा। इन सारी वैल्यूज़ को फुट करके सोल्व करके देखा गया तो ये आता है बेटा 2.188 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे याद रखना है 10 की पावर आएगा 6, और आपको पता है ये आएगा किस में, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे लास्ट में लग जाएगा जेड बाई एन। ये वाला फॉर्मूला आपका वेलोसिटी का है। दिस इज मस्ट इम्पोर्टेंट बच्चों। बहुत इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हो। वापस रिकॉल करा रहा हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें दो फॉर्मूले आप सबसे पहले लगा लिया करो, एक तो सेंट्रीपिटल एक सेंट्रीफ्यूगल, दोनों को इक्वल करो। उसके बाद में जो रिलेटेड टर्म्स निकालना है ना, उससे अलावा कोई भी एक टर्म्स को सोल्व कर लो। जैसे मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था बेटा, वेलोसिटी, तो मैंने रेडियस की वैल्यू निकाली, रेडियस की वैल्यू यहाँ रख दी, ओवरऑल यहाँ पे वेलोसिटी कट हो गया और फाइनली आंसर मिल गया। ओके, तो यहाँ पे वी एन स्क्वायर से वी एन कट जाएगा और वी बच जाएगा, वी का वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो ये आपका फाइनल रिजल्ट आया है। वी एन का वैल्यू क्या आया है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। वी एन का वैल्यू आ गया आपके पास में 2.188 इंटू 10 की पावर 6, उसके बाद में आएगा जेड बाई एन। ओके, ये आया था आपका, यहाँ पे देख लो फाइनली आ गया जेड बाई एन। अब इसके बाद में क्या करना बेटा, ये मीटर पर सेकेंड में वैल्यू आएगी। अब मैं अगर इसको ठीक से नोटिस करूँ बेटा, तो जो है ये तो अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू से ही तो आया था, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ वी एन प्रोपोर्शनल हो गया जेड बाई एन, आया ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ जो v1 बाई v2 है वो क्या आएगा, ऐसे आ जाएगा z1 बाई z2 एंड n2 बाई n1। इस तरीके से भी यहाँ पे रिलेशन बना सकते हो आप। इसको लेके भी न्यूमेरिकल्स बनने के चांसेस होते हैं। तो फाइनली आपको आज के लेक्चर में डिस्कस किया बेटा अपन ने, वापस रेडियस रेशियो वगैरह कंसीडर करना, रेडियस को अच्छे से कंसीडर करना, एनर्जी कंसीडर करना किसी भी ऑर्बिटल में, साथ साथ मैंने डिस्कस किया बेटा लास्ट में वेलोसिटी फाइंड आउट करना। ओके, तीनों टर्म्स बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, 2 से 3 टाइम्स से सोल्व करके देखना पड़ेगा। आफ्टर देन यू कैन सोल्व दिस परफेक्टली। ओके, इसको देन आप परफेक्ट सोल्व कर पाओगे बेटा, वरना मुश्किल हो जाएगा। इसमें बहुत ईजी नहीं है लेकिन हार्ड भी नहीं है। तो ओवरऑल फाइनली अब मैं सारी चीज़ें रिकॉल करा देता हूँ आज के लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया। आज का लेक्चर में ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया है। पहली चीज़ अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर का आज लेक्चर था, रेडियस रेशियो फाइंड आउट करना था। तो R1 R2 R3 R4 का इनका रेशियो क्या देखा आपने, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर आता है। तो ये क्या आता है बेटा 1 4 9 16 ऐसे आता है। वे कैसे आता है, इन चीज़ों को मैंने प्रूव किया कि यहाँ पे 2 प्रकार के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेंगे, एक आउटर फोर्स होगा एक इनर फोर्स होगा। आउटर फोर्स का नाम होता है बेटा, यहाँ पे आउटर फोर्स जो आएगा वो आएगा mv स्क्वायर अपॉन Rn, और यहाँ जो इनर फोर्स आ रहा था वो क्या रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो जो भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है उस पर 2 टाइप के फोर्स काम करते हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स था, तो इसका वैल्यू आपने रखा, फिर सेंट्रीफ्यूगल का रखा, दोनों का वैल्यू रख के मैंने दोनों को इक्विलेट कर दिया। अब इक्विलेट करने से पहले मुझे एक रिलेशन पता था, mvr इक्वल टू होता है NH अपॉन 2 पाई। तो mvr इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई से आपने v का रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे आपको देखो mv स्क्वायर चाहिए था तो v का स्क्वायर कर दिया, बाकी वैल्यूज़ को उधर ले गए, दोनों को आपस में कंपेयर किया, सोल्व किया, देन ईजिली आपको एक रिलेशन आ गया और Rn का फाइनल वैल्यू आया था n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई m जेड स्क्वायर। अब आपको पता है बेटा यहाँ पे सारी चीज़ें फिक्स थी, यहाँ पे बस n स्क्वायर कैसा था, वेरिएबल था।
फर्स्ट ऑर्बिटल भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, इसलिए बाकी सबको मैंने कांस्टेंट के माना और मैंने डायरेक्टली बोल दिया Rn प्रोपोर्शनल होगा किसके, एन स्क्वायर के। जहाँ के का वैल्यू फिक्स होता है, के का वैल्यू जो भी आएगा बेटा वो सब में सेम ही आएगा। ओके, तो ऑलरेडी कांस्टेंट का वैल्यू गिवन होगा, याद नहीं रखना आपको। रिलेशन पूछा जाता है रेडियस रेशियो को लेके, तो वो मैंने सिंपली बता दिया बेटा R1 रेशियो R2 रेशियो R3 आएगा। अगर वैसे आपको फाइंड आउट करना होता तो इसका वैल्यू कल आपको अलग से डिस्कस करके बताया था किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब इसके बाद में वहाँ पे कल आपको इस तरीके से बताया था कि अगर आपको पर्टिकुलर रेडियस फाइंड आउट करनी है किसी भी ऑर्बिटल की, तो Rn का वैल्यू आ जाता है बेटा 0.529 एंगस्ट्रम में लेना है इंटू n²/z। वो n²/z भी यहीं से आया था, इसी टर्म से आया था। ओके, लेकिन मैं यहाँ पे रेशियो की बात कर रहा था, इसलिए यहाँ पे कंप्लीट नहीं लेना था। नेक्स्ट बेटा अपने बात की वेलोसिटी को लेके, तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने को लेके एनर्जी को लेके, तो एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए आपको टर्म्स पता होनी चाहिए कौन कौन सी एनर्जी होती है। तो मैंने बताया कि बेटा इसमें दो प्रकार की एनर्जी है। ये मूव कर रहा है, मूवमेंट के कारण इसमें एनर्जी जो आ रही है वो आ रही है पहली काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है हाफ mv² होती है। दूसरा इसमें बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, जिस वजह से इनसाइड पोटेंशियल एनर्जी काम कर रही है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने फिजिक्स में पढ़ा, F प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 एंड F इनवर्स होता है 1/r के। सो मैंने यहाँ पे Q1 Q2 की जगह Zd और इलेक्ट्रॉन को दिखाया है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज आता है, वो मुझे यहाँ शो करना पड़ेगा। सो Zd² जो आ रहा है ओवरऑल फाइनली आप में Zd प्लस का था लेकिन इलेक्ट्रॉन माइनस का था, तो मैंने जो नेगेटिव चार्ज था उसको सब्ट्रैक्ट करके उठा के इधर ले आया। ओके, तो यहाँ पे फाइनली मेरे पास में आ गया था कि जो Zd² था वो किसका आ गया था, नेगेटिव का आ गया था। अभी तो वेलोसिटी की बात आ गई क्या? ओके, हाँ सॉरी, सही है। अब उसके बाद में मेरे पास जो वैल्यू आया बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं करना था, मुझे इसका वैल्यू रखना था। मुझे दोनों का फाइनली वैल्यू पता लग चुका था कि क्या आपका वेलोसिटी आएगा और किस तरीके से, वेलोसिटी v का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया था। mv²/nh/2π होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है nh/2π, उस वैल्यू से अपन ने कंसीडर कर लिया और वैल्यूज़ को इंटरचेंज किया और फाइनली मेरे पास में रेडियस की बात आ गई। यहाँ पे ये तो उसी को रिसोल्व करवाया हुआ है, यहाँ पे है बेटा वैल्यू। तो यहाँ पे देखो आपको पता है दो प्रकार की एनर्जी थी, एक काइनेटिक एनर्जी थी, एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है हाफ mv² होती है। अब मुझे हाफ mv² में v या r का किसी एक का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा रिलेशन लगा दिया कि जो आपका mv²r है ना, mv²/r, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², लेकिन मुझे इसका वैल्यू वगैरह पर कन्फर्म करना था। देन मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को शो करके छोड़ दिया। यहाँ पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी शो कर दी, ये कितनी होती है, नेगेटिव के Zd²/Rn आ गई। किस तरीके से आती है सारी चीज़ें मैंने प्रूव की बच्चों यहाँ पे। उसके बाद में क्या हुआ बेटा, यहाँ पे मैं बात करूँगा तो मुझे ये पता है कि जो आपकी काइनेटिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आउटर फोर्स के इक्वल होगा। तो दोनों फोर्स को मैंने इक्वल करके दिखाया, जैसा कि पिछले इक्वेशन में मैंने पहले ही प्रूव कर दिया था इन चीज़ों को। आउटर फोर्स और इनर फोर्स, जो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो दोनों फोर्सेज को मैंने यहाँ पे शो किया। फाइनली मुझे यहाँ पे mv² का वैल्यू आ गया। अब मुझे क्या चाहिए था बेटा, यहाँ हाफ mv² का वैल्यू चाहिए था, तो mv² का वैल्यू को हाफ कर दिया। इसमें जो वैल्यू आया उसका मैंने हाफ किया, वो मुझे मिल गई बेटा आपकी काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी मेरे पास प्लस में थी और आपकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस में थी। पोटेंशियल एनर्जी 1 थी, काइनेटिक एनर्जी हाफ थी, तो ओवरऑल फाइनली आंसर आ गया मेरा माइनस का हाफ। ओके, अब माइनस में जो वैल्यू आया है वो क्या आया है बेटा, अगर मैं देखूँ तो ये काइनेटिक एनर्जी के सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सिंबल कैसा आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। सो मैंने यहाँ पे प्लस माइनस के रिलेशन से इनको शो कर दिया इस तरीके से। ओके, तो जो एनर्जी आई बेटा, टोटल एनर्जी की बात हो रही थी, वो काइनेटिक एनर्जी आई, लेकिन वहाँ पे उसका नेगेटिव सिंबल आ रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो वो कितनी आ रही थी, पोटेंशियल एनर्जी की जस्ट हाफ आ रही थी। सिंबल वगैरह का डिफरेंस आपको पता है। ओवरऑल अगर मैं इन वैल्यूज़ को सोल्व करके देखता हूँ तो सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट थी सिवाय Z और N के, इसलिए मैंने यहाँ पे रिलेशनशिप निकाला। रिलेशन आपके सामने था बेटा, इस रिलेशन को ही बोल दिया। यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर ली, ये आती है -13.6 Z²/n²। ओके, Z और N क्या है, Z एटॉमिक नंबर है, N है नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ओके, जैसे कोई भी एटम आएगा तो उसका Z लेंगे। जैसे हीलियम प्लस की बात करूँ 1 आ गया, 2 आ गया सॉरी एटॉमिक नंबर। अगर लिथियम प्लस प्लस की बात करूँ तो वहाँ 3 आ गया। हाइड्रोजन की बात करूँ तो 1 आ गया। फर्स्ट ऑर्बिटल बोलूँ तो N का वैल्यू फर्स्ट है, सेकंड ऑर्बिटल बोलूँ तो N का वैल्यू 2 लेना है। बस इस तरीके से इनको सोल्व करना था। नेक्स्ट बात करनी थी बेटा अपने को वेलोसिटी को लेके। तो वेलोसिटी की टर्म्स में मैंने आपको सिंपल सी बात समझाई। यहाँ पे जो वेलोसिटी फाइंड आउट करने का तरीका है, दोनों प्रकार की फोर्स ले लो आप। दोनों प्रकार की फोर्स कौन से हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। दोनों फोर्स को मैंने इक्वल करके देखा। तो यहाँ पे इक्वल करने के दौरान मुझे एक और चीज़ माइंड आ रही है कि यहाँ पे जो mv² होता है वो
एंगुलर मोमेंटम जो एल आता है वो क्या होता है mvr, वो NH/2π के मल्टीपल होता है। देन मैंने यहाँ से आर का वैल्यू फाइंड आउट किया, आर का वैल्यू मैंने यहाँ इक्वेशन में शो कर दिया। आर का वैल्यू जैसे मैंने रखा VN स्क्वायर से VN यहाँ से फ्री हो गया, फाइनली आपके पास में बच गया VN प्रोपोर्शनल आ रहा है Z/N के। सो VN का वैल्यू भी आपने फाइंड आउट कर लिया, वेलोसिटी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, और वेलोसिटी की टर्म्स को मैंने फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 2.188 × 10⁶ मीटर पर सेकंड, लेकिन ये डिपेंड करेगा Z/N पे। सो लास्ट में फाइनली आपने Z/N और शो कर दिया। अब इसके बाद मैंने ऑर्बिटल्स की बात करके देखे कि जैसे यहाँ पे रिलेशन देखोगे Z/N के प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो V1 V2 क्या गया Z1/Z2 और N2/N1 के रिलेशन में आएगा। इस तरीके से इनके रिलेशन से बेस्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब थोड़ी देर बाद में एक शॉर्ट लेक्चर और आ सकता है अपना। सो कीप सपोर्टिंग ऑल, लव यू ऑल बच्चों, थैंक यू।